नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज हमारा यहां पर मॉडल पेपर नंबर प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है यहां पर, और इसमें आपको 150 प्रश्नों का टेस्ट देना है। ठीक है, 150 के 150 प्रश्न लेकर आया हूं। एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। और यहां पर अगर जो भी दिन बच रहे हैं 20 मॉडल पेपर लाऊंगा। ठीक है, डेली आपको मॉडल पेपर मिलेगा भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, तो इसको यहां पर पूरा देखना है, सपोर्ट करना है, जिससे कि यहां पर मैं कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, तो यहां पर पहला सवाल है, यहां पर आप देख सकते हो हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहां पर जो भी थोड़ी क्वालिटी कम लग रही हो तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर पहला सवाल हिंदी यहां पर जो विषय से संबंधित है। पहला सवाल है कि अति प्लस उक्ति की जो संधि है वो क्या होगी। जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आएगा। यहां पर अति प्लस उक्ति, ये दोनों यहां पर सभी को पता होना चाहिए। ए ऑप्शन है अत्युक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति या फिर अतियुक्ति बनेगा। जल्दी से बताओ क्या बनेगा इसका। यहां पर अत्युक्ति बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और यहां पर सभी को बता दूं बेसिकली इसमें यण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? यण संधि हो जाएगी। एकदम सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है कि कार्यालय ज्ञापन, जो आप कार्यालय के लिए कोई भी ज्ञापन देते हैं, किस शैली में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष के लिए, या फिर मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में, या फिर प्रथम पुरुष में। देखते हैं किसका आंसर आता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, और बेसिकली ये जो चीज है ना थोड़ी सी समझनी है कि जो कार्यालय किसी भी हम यहाँ पर अधिकारी के लिए लिखते हैं तो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किस के अंतर्गत? सी ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सवाल है तीसरा कि यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि है, निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? स्वाधीन, स्वस्ति, स्वागत या फिर स्वल्प। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आगे जीके के प्रश्न है, जिनको भी जीके करना है ना वो यहाँ पर वेट करें थोड़ा सा, या फिर स्किप करके आगे निकाल दे। जीके भी आगे सवाल आएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आएंगे आपको, और 150 प्रश्न होंगे। यण स्वर संधि की बात करें अगर हम, तो इसमें आपको पता होगा बेसिकली कि जो ये स्वाधीन है ना ये नहीं है। ठीक है, ये जो स्वस्ति है, स्वस्ति किससे बना है? सु प्लस अस्थि से बना है। ठीक है, किससे बना है? सु प्लस अस्थि से बना है। और जैसे ही स्व प्लस आगत स्वागत हो जाए, सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा। और यहाँ पर ये किससे बनेगा? सु प्लस अल्प से बनेगा। ठीक है, ये सभी यण संधि में आएंगे। नेक्स्ट आपका चौथा सवाल है, अभिष्ट शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? अभी है, अभी है, या फिर अब, या फिर अब। देखते हैं किसका आंसर आता है जल्दी से। अभिष्ट, अभिष्ट शब्द में यहाँ पर पता होना चाहिए बेसिकली अभी प्लस इष्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? अभी छोटा वाला बनता है और अभी प्लस इष्ट। तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका पांचवा सवाल है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं जैसे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ठीक है, पांचवा है कि प्रति प्लस उपसर्ग में कौन सा शब्द बना हुआ है? ठीक है, प्रति प्लस उपसर्ग से कौन सा? प्रयत्न बना है, या फिर प्रत्यय बना है, प्रबल बना है, या फिर पराजय। ठीक है, 1 2 3 ऐसे भी आप देख सकते हो। बेसिकली मैं तो आपको यहाँ पर समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। पांचवा सवाल जल्दी से बताइए। तो बेसिकली इसी ऑप्शन प्रयत्न। ठीक है, प्रत्यक्ष से बेसिकली सॉरी प्रत्यक्ष है। प्रति प्लस किससे बना है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। प्र उपसर्ग है, और पराजय में परा उपसर्ग। ठीक है, तो बेसिकली ये किससे बना है? जल्दी से बताइए। पांचवा सवाल प्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां पर छठा सवाल है कि निम्नलिखित में से शब्दों में इष्ट है वो प्रत्यय किस शब्द लगा हुआ है? अनिष्ट है, वरिष्ठ है, बलिष्ठ है, या फिर गरिष्ठ है। ठीक है, 150 के 150 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, हूबहू यहाँ पर। और जो मॉडल पेपर नंबर 1 है यहाँ पर ये स्टार्ट कर रहा हूं, और इसके बाद 20 मॉडल पेपर एग्जाम तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गारंटी है, हमेशा जो यहाँ पर वादा किया है वो पूरा किया है। ठीक है, और छठा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो अनिष्ट होगा बेसिकली, अन्नी प्लस इष्ट। ठीक है, यह इष्ट प्रत्यय लगेगा। ठीक है, सातवां सवाल क्या कह रहा है कि परोक्ष में निहित समास है। समास कौन सा है परोक्ष में? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय, या फिर बहुव्रीहि समास। देखो मैं एक एक चीज के बारे में अभी समझा भी नहीं सकता। 150 प्रश्न समझाने बैठूंगा कम से कम 3 घंटे की लंबी क्लास चली जाएगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद ही रख लो इसमें तो कि अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा है? परोक्ष में अव्ययी भाव। नेक्स्ट आपका 8वां सवाल कि आनंद यहाँ पर मग्न, आनंद मग्न का समास विग्रह होगा। आनंदित होना, बी ऑप्शन है आनंद आना,
आनंद में डूबा हुआ, आनंद की ही आनंद है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आनंद में कौन सा समास करोगे आप, समास विग्रह कौन सा, जल्दी से बताइए। और इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है आनंद में डूबा हुआ, ठीक है, आनंद मग्न, ठीक है, एकदम सही है। 9वां सवाल क्या कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन एक कार्यालय जो पत्र नहीं है, निमंत्रण पत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, विज्ञप्ति। बेसिकली निमंत्रण तो विवाह का होता है ना, ठीक है, थोड़ा सा इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम किस सवाल की, 10वें सवाल की। 10वां सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल है कि निम्नलिखित में सुमेलित करना है। बेसिकली जो ये सुमेलित आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं, आप इतना ज्यादा मत करो। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जैसे कि कलम तोड़ना, ठीक है। कलम तोड़ने का अर्थ होता है बढ़िया लिखना, इसने तो कलम तोड़ दिया, नहीं इतना बढ़िया लिखा, ठीक है। और खेत की बात करें तो वीर गति की पाना, ठीक है, खेत रहना यानी खेत आना, ठीक है। चांद पर थूकना यानी चांद पर सम्मानित का आदर कर देते हैं। और कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट आपका 11वां सवाल है, जल्दी से देखिए, थोड़ा सा जूम और कर देते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। बंधुत्व, पशुता, कंजूसी या फिर सटता। तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर, ये कंजूसी है ना। बेसिकली ये क्या होता है कि जो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंजूसी क्या है, किसको दर्शाता है, ये कमेंट करिए। ये बंधुत्व, पशुता, ये सभी जो मतलब आप कह सकते हो। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द कौन सा है। जातिवाचक से बना एक भाववाचक है, भाव आना चाहिए, ठीक है। मिठाई, सजावट, ममता या फिर बुढ़ापा, ठीक है, भाव आना चाहिए। बेसिकली जैसे मिठाई, तो मिठाई में वो मतलब जो आप कह सकते हो भाव नहीं है, ठीक है। सजावट वो भाव नहीं है, ममता में भाव नहीं है, लेकिन बुढ़ापा एक अवस्था है जो कि एक भाव है, ठीक है। डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13वां सवाल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13वां सवाल आपको इंग्लिश से यहाँ पर मिलान वाला प्रश्न है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लो कि इंग्लिश में क्या कहते हैं बेसिकली, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा देख ले, जल्दी से कमेंट कर दो। 13वां सवाल है, यहाँ पर सी ऑप्शन कर दो। जैसे कि आपका यहाँ पर इनको मिलाना है, बेसिकली आप देख सकते हो कि आप मिला लो बेसिकली, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेसिकली। और यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 14, ठीक है, ये आपका 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि घोषणा का अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। जो भी हम घोषणा करते हैं उसका अंग्रेजी शब्द क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोटोकॉल की जगह पे एक आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। तत्सम शब्द है, उसका चयन कीजिए, जल्दी से बताइए। घोड़ा, अमृत, गेहूं, काजल। देखते हैं किसका आंसर आता है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तत्सम, तद्भव, तत्सम, ठीक है, जो शब्द होते हैं। तो इनकी बात करें अगर हम, 15वां सवाल एकदम सही आंसर आपका अमृत हो जाएगा, ठीक है। तत्सम शब्द है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 16वां शब्द क्या, 16वां प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। क्रोध, कोण, घोटक, घोड़ा, काष्ठ और काठ, अरिष्ट और रीठा, ठीक है। तो क्रोस और कोण, ठीक है, ये असंगत है। बेसिकली ये सभी मिल रहे हैं, ये असंगत है। और 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुरक्ति का उपयुक्त विपरीतार्थ जो शब्द है वो कौन सा है। आरक्त है, विरक्त है, आसक्त है या फिर अतिरिक्त है। देखते हैं किसका आंसर आता है, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है 17वें का, जल्दी से बताइए। विरक्त, ठीक है, यहाँ पर विपरीत शब्द है विरक्त, अनुरक्त यानी और एक विरक्त, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर विपरीत शब्द कह सकते हो। 18वां है पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेदों की संख्या कितनी है। 3 है, 5 है, 8 है या फिर 2 है। देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, जातिवाचक सर्वनाम 6, कितने सर्वनाम है वो भी कमेंट कर दो एक बार, जल्दी से बताओ। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है।
और 6 है या कितने हैं वो भी कमेंट कर दो एक बार। पहला बता रहे हैं 3, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से नाम जल्दी से कमेंट कर दो। और मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक। मैं अपने आप, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा यानी खुद स्वयं से यहाँ पर वो जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर याद होगा निजवाचक यानी स्वयं, ठीक है, निजता से जा रहा है। कि जहां खाना मुक्त मिलता है, वाक्य खंड हेतु निम्न में से कौन सा प्रयुक्त, एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा। औषधालय, सदाव्रत, अन्नागार या फिर बुभुक्षा, यानी जहां खाना मुफ्त मिलता है, फ्री में मिलता है, तो यहां पर आपको पता ही होगा कि खाना फ्री वो तो यहां पर सदाव्रत में मिलेगा, ठीक है। एकदम 2 ऑप्शन एकदम करेक्ट करना है। नेक्स्ट 21वां सवाल है, ये भी बेसिकली मिलान वाला है, तो थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। कि 21वां है कि वाक्यांश है और सार्थक शब्द बताना है। जो काल को जीत ले, ठीक है, जो काल को भी जीत ले उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। उसे कहते हैं कालजय, ठीक है, ये हो जाएगा। और बात करें अगर हम, तो जिसका जन्म यहाँ पर बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, अनुज कहेंगे, छोटा, ठीक है। जिसका छोटा होता है ना, बाद में जन्म होता है। तो रात्रि संध्या के बीच की वेला उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गोधूली वेला, ठीक है। और जो चिंता रही तो निश्चिंत रहता है जो भी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 22वां सवाल वापस से, कि यहाँ पर इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण की संज्ञा नहीं है। गुणवाचक विशेषण प्रत्येक, भला, ऊपरी और सरल, ठीक है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की बात नहीं कर रहे हैं। और ये आपका 22वां प्रश्न है, तो इंपोर्टेंट है। प्रत्येक है प्रति प्लस एक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23वां, क्या कह रहा है कि खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, ठीक है। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है, कौन सा विशेषण है थोड़ा सा आपको बता देना है, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर 24वें के यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। जल्दी से बताओ, विशेषण बताओ। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणाबोध विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण। देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर सभी को बता दूं, बेसिकली जो विशेषण है ना, तो इसके अंतर्गत कौन सा यूज होगा। 23वें की बात कर रहा हूं, तो 23वें में यहाँ पर जो परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाण क्यों होगा, क्योंकि आपको पता ही है अभी दूध की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक है। 24वां है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। वह तुम्हें जला रही है, मैं सुराही भरता हूं, वह अपना सिर खुजलाता है, तुम्हारा जी घबराता है, ठीक है। तो यहां पर बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। 25 यहां पर प्रश्न नहीं है, ठीक है। 30 प्रश्न है हिंदी के, थोड़े से याद रखें। और बेसिकली 24वां है, बेसिकली जल्दी से कमेंट कर दो। तुम्हारा जी घबराता है, इसमें ये आएगा, ठीक है। अकर्मक, कर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई कर्म नहीं है। जी घबराना मतलब कर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 25वां है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। शब्द है और विलोम शब्द बताना है। उद्गम, जिसका उद्गम हुआ है उसका क्या होगा, जल्दी से बताओ। जिसका उद्गम हुआ है उसका विलय भी होगा। जो प्रशांत है उसको क्या होगा, जल्दी से बताइए। उद्भ्रांत है। प्रसाद का क्या हो जाएगा, प्रसाद का आपका पर्णकुटी हो जाएगा। और आलोक का तिमोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन मिल रहा है, 25वें का सी। नेक्स्ट आपको बात करें, 26वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताओ। और अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी या फिर धुवनंदा। तो यहाँ पर आपको बताना है बेसिकली कि पर्यायवाची नहीं है, वो है आपका ध्रुवनंदा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। कृपया, पर्याय, नरक और सदृश्य। तो यहां पर बात करें कि ये शुद्ध वाक्य की पूछ रहा है। और पर्याय ये आपका शुद्ध है। कृपया थोड़ा सा आपको यहां पर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये सही नहीं। नरक होता है, नरक नहीं होता। सदृश्य भी थोड़ा सा गलत है, ठीक है। और सही कूट बता देना है बेसिकली, सॉरी। यहाँ पर सदृश्य, तो यहाँ पर कृपया तो ठीक ही है बेसिकली, या नहीं है। कृपया जल्दी से बताओ, शुद्ध शब्द
कौन सा है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे, सॉरी, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं बेसिकली, तो एक एक को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर है नरक, ठीक है, और यहाँ पर कार्यक्रम, कार्यक्रम भी दे रखा है, मैंने कार्यक्रम भी नहीं देखा। ये दोनों शुद्ध है बेसिकली, ये सभी गलत है, ठीक है। कृपया, ठीक है, कृपया भी थोड़ा गलत है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, थोड़ी देर बाद में वापस लौट जाए, प्रधानाचार्य लड़के चुनेंगे, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ठीक है। इसमें से मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर आपको शब्द में सही लग रहा होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ठीक है, ये सही है बेसिकली। थोड़ी देर बाद में वे वापस लौट गए, या फिर ऐसा होना चाहिए था, बेसिकली गलत है बेसिकली सभी के सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आप यहां बैठो, मैंने यह कहानी पढ़ी है, वह वाराणसी से वापस लौट आया, वह अनेक काम करता है, यह तो मेरा पुस्तक है, ठीक है। यहां पर आप यहां बैठो, ये सही है बेसिकली, बाकी सब तो थोड़े थोड़े रॉन्ग ही हैं। और तीसरा सवाल है, यहां पर आप देख बेसिकली इसमें से भी आपको यहां आप यहां बैठो, ठीक है, और मैंने यह कहानी पढ़ी है, ये सही है आपका। यहां पर इसमें एक ऑप्शन कर दो 29वें में बी और डी, ये सही है बेसिकली, ये सही है। और ये वह अनेक काम करता है, ठीक है, ये दोनों सही है। आप यहां बैठो थोड़ा अलग है। तीसरा है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति है, उसका अर्थ बताना है, जल्दी से बताओ। और बेसिकली डायरेक्ट ही बता ही देता हूं मैं कि निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, दूर का अधिक पाता है, ठीक है। जो अपने पास बैठा है उसकी हम कदर नहीं करते, दूर की यहाँ पर करते हैं। और बस बेसिकली मैं बता दूं, अंग्रेजी की सवाल में नहीं करवा रहा, अंग्रेजी खुद कर लो, ठीक है। अगर आपको करना है तो डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूं कि फॉलो द बैंक, और करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, टीचर थॉट अर्थ राउंड, ठीक है। इसके मध्य में क्या आएगा ये बता दो आप। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, इज कर देना है, ठीक है, इज लगा दो यहाँ पे। और ऑलवेज इज यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, 32वें में भी ये आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। और 33वें में आपको क्या कर लगाना है, हैज बीन प्लेइंग, ये लगा दो, हैज बीन प्लेइंग लगा दो इसमें। और बेसिकली नीचे आप सभी देख सकते हो। बेसिकली हम चलते हैं हमारे यहाँ पर अंग्रेजी का जो पार्ट है वो कहाँ पे खत्म होएगा, जल्दी से बताओ, अंग्रेजी का पार्ट कहाँ पे खत्म होगा, 40 तक, यानी 20 प्रश्न आपके इसमें आ जाएंगे, 40 तक खत्म हो गया। फिर है यहाँ पर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ठीक है, ये है, इसको क्या करना है, ट्रांसलेशन ऑफ द गिव, और ये क्या था, थोड़ा सा सेंटेंस है इनटू इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में जो यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, ये 4 ऑप्शन, गॉड इज, जल्दी से बताओ, ओमनी पोटेंट है, ठीक है, सर्वशक्तिमान है, ओमनी पोटेंट। चूज द हिंदी ट्रांसलेट, और इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो जाएगा, डोमिनेंट सर्टिफिकेट हो जाएगा। और इसका आपको क्या कर देना है, जल्दी से बताओ, मूल निवास कर देना है बेसिकली, ठीक है, जहां से आप निवास करते हो। इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण होता है, ठीक है, कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इसका आपको परिभाषित शब्द बताना है बेसिकली, ऑनरी, इसका होता है अवैतनिक, ठीक है, ऑनरेरी, बिना वेतन के। चूज द यहाँ पर एरिया गिवन सेंटेंस ऑप्टिमम फॉलो करना है, व्हाट है फुल यू आर, ठीक है, इसका आप बताइए तो बेसिकली यू आर मोर ऑफ लेस है फुल, ठीक है, ये कर दो आप। और सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, और यही आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है।
यहीं से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का कहाँ स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है राजस्थान? आपको पता ही होगा, ये राजस्थान है पूरा, यहाँ पर भारत है तो राजस्थान यहाँ पे स्थित है। क्या उत्तरी पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्वी? तो आपका उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 46वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज माता का जो हिंगलाज का मगरा स्थित है? माही बेसिन में, लूनी बेसिन में, बनास बेसिन, चंबल बेसिन। ठीक है, नरसिंहपुरा पहाड़, और ये बेसिकली कहाँ पे है? 46वां प्रश्न है, और लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है, और ये दोनों के दोनों लूनी बेसिन में। ठीक है, लूनी कहाँ पे? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 48वां क्या कह रहा है? थार्नथवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला आते हैं? तो बेसिकली मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, इतना तो आपको करना नहीं है। 48वें का मैं बता ही देता हूँ कि जो सिरोही पाली वाला बाग है ना, अजमेर वाला, ये आता है। 49वां सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना में ब्लू प्रकृति से लवणीय होती है। और दूसरा कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है। ये मृदा अनुवर है क्योंकि इसमें ह्यूमस की जो कम मात्रा पाई जाती है। या फिर शुष्क मृदा का रंग लाल व भूरे तक होता है। ठीक है, यहाँ पर 49वां है बेसिकली, तो इसमें आपको यहाँ पर कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। ठीक है, ये कौन सी शुष्क भूमि है? सभी को पता ही होगा, रेतीली वाली। 50वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी से, कोठारी दिवेर की पहाड़ी से, काकनी कोठरी की पहाड़ी से, और पार्वती नदी बिजराइल की पहाड़ी से। तो यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी आपको, बेड़च नदी, बेड़च और आयड नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है नहीं निकलती? वो कमेंट करो। निकलती है सर। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है सर। काकनी या काकने नदी मसूरदी नदी जो कि कोटड़ी जैसलमेर से निकलती है, लेकिन सर पार्वती नहीं निकलती है। एकदम सही आंसर आपका क्या है? पार्वती नहीं निकलती है। पार्वती कहां से निकलती है ये भी कमेंट कर दो, देखते हैं किसका कमेंट आएगा। जल्दी से बता दो पार्वती कहां से निकलती है। निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती है? खंडेला, मेढा, रूपनगढ़ और सामानसी। ठीक है, तो यहां पर बात करें अगर हम, तो आपकी जो राइट आंसर क्या है? 51वां प्रश्न है, मासी नदी जो कि है ये सांबर में नहीं, खंडेला, रूपनगढ़, मेढा और खारी। ठीक है, ये चारों के चारों, एक खारी कर दो आप, खारी छोटी सी थी एक। और सबसे ज्यादा कौन सी यहाँ पर लवणता लाती है? मेढा लाती है या नहीं लाती, वो कमेंट करो। 52वां सवाल है आपके लिए, बावनवा सवाल क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? भाखड़ा नगर बांध से, पोगम बांध से, हरिके बैराज से, जवाहर सागर बांध से। ठीक है, सभी को पता ही होगा, इसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी परियोजना, IG नहर परियोजना, तो NP। ठीक है, IGNP कहते हैं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सभी को पता है, कंवर सेन ने ही यहाँ पर इसका जो मॉडल दिया था। कंवर सेन बीकानेर के क्या थे? जल्दी से बताओ। 1948 के आसपास। फिर 52-53 में काम शुरू हुआ और फिर बन के तैयार हुई। तो बात करें 52वां, एकदम सही आंसर आ रहा है कि जो हरिके बैराज से निकाला गया है। हरिके बैराज कहां से है? पंजाब। कौन सा पशु मेला जिला सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, घोगा मेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर में, रामदेव जी मेला नागौर में। तो यहाँ पर सभी को पता ही होगा, बेसिकली जो क्वेश्चन है इसमें आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन, शिवरात्रि मेला है ये सवाई माधोपुर में नहीं पड़ता है, करौली में पड़ता है। शिवरात्रि करौली। ठीक है, महाशिवरात्रि करौली, एकदम सही आंसर आपका करौली हो जाएगा, सवाई माधोपुर में नहीं है। 54वां सवाल क्या कह रहा है कि धामण करण अंजन। ठीक है, सेवण धामण करण अंजन क्या है ये? सेवण देखते ही तो पता ही चल जाता है। बेसिकली राजस्थान की घास की किस्में हैं, भेड़ों की नस्लें हैं, अरंडी के बीज की किस्में हैं, नृत्य के 3 नायक हैं। तो ये बेसिकली घास हैं, एकदम सही आंसर आपको 1 हो जाएगा। और कल से मैं जो क्वेश्चन को अलग अलग स्लाइडों में लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने जो झंडी दिखाई थी
वो रवाना किया निम्न में से किस स्टेशन के बीच चली है? उदयपुर से अहमदाबाद, कोटा मुंबई से, या फिर जयपुर चंडीगढ़, अजमेर दिल्ली केट। ठीक है, 55वां सवाल है और यहाँ पर सभी को पता ही होगा बेसिकली अजमेर से दिल्ली और कैंट ये चली थी आपकी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली राजस्थान की। 56वां सवाल है आपके लिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले का युग में साक्षरता दर प्रथम व अंतिम है? ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता और सबसे कम साक्षरता, सीकर बांसवाड़ा, जयपुर बाड़मेर, कोटा जालोर, अलवर और सिरोही। मैंने क्या कहा था, कोटा को शिक्षा नगरी इसीलिए कहते हैं, जालोर की तो टोटल ऑल ओवर 52% है क्या है साक्षर, और महिलाओं की तो 38 है, बहुत गिरी हुई है मतलब महिलाएं की जो स्थिति। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व को सही अवरोही क्रम में बताना है। बेसिकली मैं ही बता देता हूं कि जनगणना बतानी है, आरोही यानी बढ़ता क्रम होता है, अवरोही यानी घटता क्रम होता है, और घटते क्रम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पहले आएगी, बाद में कम 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 धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सभी को पता होना चाहिए बेसिकली। तो आपका राइट आंसर क्या है जल्दी से बताओ। यहाँ पर अलवर पहले पे आ जाएगा, फिर धौलपुर पे आ जाएगा, बांसवाड़ा और कोटा। ठीक है, ये बेसिकली जनगणना 2011 की बात कर रहा हूं। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? रिचर्ड बॉक, कर्नल डिक्सन, लाई नॉर्थबुक या फिर मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो। ठीक है, याद होगा। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन कहे जाते हैं? मार्ले मिंटो। मिंटो क्या था? भारत सचिव था, विदेश सचिव, भारत सचिव, याद होगा। मेयो कॉलेज है बेसिकली अजमेर में स्थापित है, और याद होना चाहिए बेसिकली कि आपका जो रिचर्ड बॉक है, ठीक है, इसी को संस्थापक माना जाता है। 59वां है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला, केला देवी करणी माता दोनों का मेला। बैलगाड़ी यहाँ पर आपको पता ही होगा पशु द्वारा खींची जाती है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतला माता मेला, चाकसू, जयपुर। ठीक है, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा ने विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए थे? सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, प्रताप सिंह ने, ईश्वरी सिंह। 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। मान सिंह 18वीं शताब्दी में क्या कर रहा है? पहले बात तो ये है। ठीक है, 60वां प्रश्न थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर एक एक चीज पता चलेगी। ईश्वरी सिंह ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता, खुद यहाँ पर सत्ता बचाने में लगा हुआ था। प्रताप सिंह कर सकता है लेकिन किया नहीं है, और सवाई जय सिंह ने किया था। एकदम सही आंसर आपका एक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 61वां सवाल क्या कह रहा है? 61वां सवाल है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। देखो मुझे पता है दिख थोड़ा कम रहा होगा, तो मुझे भी यहाँ पर आपको बता दूं जो पीसी में पढ़ा रहा हूं तो भी मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन आज तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कल से मैं स्लाइड बाई स्लाइड अलग अलग से अलग स्लाइडें बना दूंगा, वो टेंशन मत लो, और मैं बना दूंगा। बेसिकली राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश है वो अजमेर, मेरवाड़ा, याद होगा आपको, 4 थे बेसिकली, मैंने कल की क्लास में भी बताया था। सागरमल गोपा का लोकतंत्रवादी स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित था? उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से। याद होगा आपको बेसिकली। एकदम सही आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर के थे सागरमल गोपा, जिन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और कौन सा? आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। ठीक है, कपूर चंद कुलीस है किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? पंजाब केसरी, राजस्थान केसरी, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण। कपूर चंद लकुलीस, ठीक है, ये जाने माने यहाँ पर क्या है? अखबार के संपादक हैं, और इन्होंने राजस्थान पत्रिका की संपादन किया था, कपूर चंद कुलीस। ठीक है, 64वां है, वर्तमान राजस्थान में जो एकीकरण के समय पहले चरण में बनने वाले प्रथम व्यू कौन सा था? राजस्थान यूनियन था, यूनाइटेड राजस्थान था, मत्स्य संघ था, ग्रेट राजस्थान। तो ये था मत्स्य संघ, सभी को बताइएगा, 18 मार्च को बना था। पशु मेलों में उनके स्थानों को सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ बेसिकली, अगर आप मिलाओगे तो कोई अलग ही मिला दोगे। ठीक है, 65वां आपको मिलाना है, और पहला आपको यहाँ पर एक है
बलवंत पशु मेला मेड़ता में सही है। चंद्रभागा पशु मेला जालरापाटन झालावाड़ में सही है। रामदेव जी नागौर में सही है। वीर तेजा जी परबतसर में सही है। ठीक है, ये मिला लो, आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 66वां है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो विभिन्न प्रकार की जो धुन और राग से उत्पन्न कर सकता है कहलाता है। पुंगी है, रावणत्ता है, एक तारा है, खड़ताल है। राजस्थान में सबसे ज्यादा एक तार, ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत तो, या कुछ ही नहीं चल रहा आपको, एक तारा है बेसिकली, नाम से तो पता चलना ही चाहिए बेसिकली। ये भी देखो सुमेलित वाले प्रश्न बहुत आएंगे, पहले ही बता रहा हूं। पाबूजीरा छंद ग्रंथ है और रचनाकार बताना है। पाबूजीरा छंद, ठीक है, ये किसने लिखा था मैं ही बता देता हूं आपको। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है बांकीदास ने या फिर बांकीदास, इनमें से आपको मिलाएं तो आपको 67 का है। ठीक है, पाबूजीरे गीत ये किसने लिखे थे, रामनाथ ने। पाबू सोरटे ये किसने लिखे थे, मेहाचारण ने। और पाबू प्रकाश आसिया मोड जी ने। ठीक है, मिला लो। नेक्स्ट है आपका 68वां सवाल, राजस्थान का आधिकारिक नृत्य राज्य नृत्य कौन सा है। घेर है, घूमर है, भंवई है, कठपुतली है। देखो 150 के 150 आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इंग्लिश के नहीं बता रहा, मैथ के भी नहीं बताऊंगा, आपको ही करना है वो तो। आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको सोल्व, जो लास्ट में आपको आंसर भी दे दूंगा, लास्ट में आपको आंसर भी मिल जाएंगे सभी के सभी। अबे अपना तो घूमर ही है, और कौन सा है। ठीक है, कठपुतली तो बेसिकली ना सामाजिक संदेश देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। नाथद्वारा, राजसमंद, उदयपुर, ब्यावर और पुष्कर। तो गुलाबी गणगौर, नाथद्वारा, राजसमंद, एकदम आपका 69वां क्या है आंसर, एक नाथद्वारा, राजसमंद। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है अकोला, मोलेला, प्रतापगढ़ और हरजी गांव। दाबू प्रिंट, ठीक है, मोलेला, राजसमंद और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा वो मिट्टी के बर्तन। ठीक है, और 70वां जल्दी से कमेंट कर दो। अकोला गांव एकदम सही है आपका, अकोला दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है। देववासी प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा, वेश्यावृत्ति या फिर सती प्रथा। मैंने क्या कहा था, सागड़ी, डावड़ी, देवासी, ये सभी के सभी क्या है, ये बेसिकली एक कुप्रथाएं हैं। ठीक है, ये बंधुआ मजदूरी की प्रथा है। ठीक है, बोरला नामक जो आभूषण है वो महिलाएं कहाँ पहनती हैं, हाथ में, सिर में, कान में, नाक में। बोरला सिर के बीचों बीच, ठीक है, माथे पर। 73वां है, राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर खालिस्तान पहनती हैं। लहरिया बांध की ओढ़नी, लहरिया पगड़ी, गुलाबी पोमचा और नीला। अब पगड़ी तो पहन नहीं सकती, तो इसको तो क्यों ही यहाँ पर थोड़ा गुलाबी पोमचा तो स्त्री कब पहनती है, जब यहाँ पर उसके पुत्र का जन्म होता है। तो 73वां भी नहीं है, ये भी नहीं है। नीला पोमचा तो होता ही नहीं है। लहरिया बांध की होती है तीज त्योहारों पर। ठीक है, पुरुष कौन सी पगड़ी पहनते हैं वो बताओ आप तो। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कवि कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जेम्स टोड ने। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, राजस्थानी शब्द तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, 74वां क्या है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब किया था, 1907-8 में। ठीक है, 7 और 8 में। और इसी के साथ किस में किया था, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 2012 की द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उनकी जो पुस्तक है उसमें किया था। सूची 1 को सेकंड में ज्ञात कीजिए और उपयोग का सही उत्तर चुनिए। पुस्तकें हैं और बेसिकली लेखक है, वही प्रश्न है, वही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दे रखा है बेसिकली, केसर विलास, ये दोनों इसी के अंतर्गत है। ठीक है, हमें जो आता है वो पहले करेंगे। राज रूपक हमें आता है, जैसे कि हमें क्या आता है, राज रूपक आता है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, ये भी ऑप्शन भी दिखने चाहिए आपको कि जो राज रूपक है ये आपको आता है कि राज रूपक एक व्यक्ति की यहाँ पर रचना है,
जो भी बताओ किसकी है, हेम कवि की है। तीसरे में मिल रहा है कनक सुंदर, डी ऑप्शन है कनक सुंदर किस में मिल रहा है, शिव चंद्र भरतिया, ठीक है। केसर विलास भी इसी का है। और गुण भाषा ये आपके वीर बाण का क्या है, ग्रंथ है। और जखम के चारों ये आपका मणि मधुकर का है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपको कौन सा करना है, सी करना है या सी कर दो आप तो, ठीक है। पहला चौथे में है, दूसरा पहले में है, दूसरा पहले में है, तीसरा तीसरे में है, चौथा दूसरे में, ठीक है। ये सही है, सी ऑप्शन कर दो। वैसे भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता ही हूं, तो वहां पे आप देख सकते हो। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, घोड़ी गीत, जज्जा गीत, जला गीत और रसिया गीत, ठीक है। घोड़ी गीत कब, जब वर निकासी के समय जो गुड़ चढ़ी रस्म होती है उस समय। जज्जा गीत परिवार के बालक का जन्म होता है, जज्जा गीत। जला गीत बालक के जन्म पर कुआ पूजन के समय। रसिया गीत जिसे होलिका उत्सव। ये जलो जला गीत आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेसिकली। 76वां सवाल है, ये तो सही है आपका, जन्म पर ही है। लेकिन घोड़ी गीत क्या होता है, जब वर निकासी के समय गुड़ चढ़ी की रस्म पर। यहां पर थोड़ा देखना है, गुड़ चढ़ी रस्म नहीं होती उस समय, ठीक है, ये नहीं होती, वरना वर निकासी समय तो है लेकिन उस समय नहीं है, ठीक है। थार रेगिस्तान में 3 शहरों को रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है, वह कौन सा है। याद होगा आपको, थार का बेसिकली ये त्रिकोण बनता है जिसमें सीज भी है बेसिकली, याद होगा। एनर्जी जोन, सोलर एनर्जी जोन। 77वां यहां पर है आपका जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। इसीलिए ऐसा बनाया मैंने, वरना अगर सॉरी सीज यहाँ पर क्या पे, सीज तो ये हो जाएगा, सीज फिर बाड़मेर वाले में हो जाएगा, ठीक है। सीज यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी। तो ये है आपका बीकानेर, जैसलमेर और ये आपका एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। 78वां क्या करें, सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। देखो क्लास 1 घंटे तक जाएगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, काफी लंबी है, तो पूरे 150 सवाल तो करने पड़ेंगे, थोड़ा फास्ट चलें। तो यहाँ पर 78वें की बात कर रहा हूँ। और पश्चिमी क्षेत्र है, सही है आपको। विकास कार्यक्रम तो राजस्थान में ही चलेंगे, पश्चिमी राजस्थान में। निम्नलिखित में से प्राय कौन सा विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री। राज्यपाल ही है, और कौन करेगा, कुलपति, कुलाधिपति, ठीक है। या फिर कौन करेगा, 79 सही है, राज्यपाल। राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। राज्य विधानसभा सदस्य, एमएलए कब बन सकते हो आप, अगर आपकी उम्र 25 वर्ष हो चुकी है तो आप एमएलए के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। सरपंच 21 है। और अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो, राज्यपाल बनना चाहते हो तो 35, और राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हो 30 वर्ष। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है, 40, 50, 60 और 30। राज्य विधान परिषद, आज अगर हमारे राज्य विधान परिषद बने तो कितने सदस्य होने अनिवार्य, ये पूछ रहा है। हमें 40 कम से कम चाहिए, ठीक है, 40 विधानसभा में। आपातकाल के दौरान राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सोकाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत। तो 82वां आपको पता ही होगा, जब आपातकाल लगा था 1975 को, और 75 से 76 के बीच चला। और इसमें आपके एक ही व्यक्ति थे, याद होगा आपको, हरिदेव जोशी। क्या है, हरिदेव जोशी 3 बार रहे हैं। राज्य में संसदीय सचिव की शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। संसदीय सचिव शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को। सॉरी, संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री दिलाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के अंडर काम करता है। मैंने सोचा उल्टा कहां हो गया, उल्टा बोल दिया था, सॉरी। मुख्यमंत्री को तो कौन दिलाएगा, कमेंट करो, अध्यक्ष या फिर राज्यपाल।
किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004, आपदा प्रबंधन 2005, 7 और 8। 84वां है, याद ही कर लो आप तो, 2005 है बेसिकली, नरेगा चालू हुई थी तभी। 85वां सवाल है आपके लिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जब भी जिले में आपदा आती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, वो होता है आपका जिला कलेक्टर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 243 ग ठीक है। पंचायतों की संरचना, सी फॉर संरचना, ABC, सी फॉर संरचना याद करना है। और 86वें में आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग, ठीक है। सी पे कौन सा जाएगा? ग आ जाएगा। सी फॉर संरचना, सी फॉर ऐसे याद करो, एस फॉर मत करो, संरचना सी करो। याद करने की ट्रिक है, मैंने तो ऐसे ही किया था। निम्नलिखित में से किस तिथि पर 73वें संविधान संशोधन 1992 को राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त हुई थी? डायरेक्ट ही बता देता हूं इसका तो, और आपका राइट आंसर है 20 अप्रैल 1993। 88वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मेंडुला है, अनुमस्तिष्क है, परम मस्तिष्क है, इनमें से कोई नहीं है। ये आपका प्रमस्तिष्क, ठीक है, सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग है प्रमस्तिष्क। 89वां है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा रोग होने वाला, साइंस के प्रश्न है, थोड़े से याद रखें। 89वां साइंस का प्रश्न है। और टाइफाइड है जो कि एक जीवाणु रोग है, ठीक है। वायरस जनित रोग का समूह है, तो वायरस सभी को पता ही होगा। जब हमें स्वाइन फ्लू हो जाता है, ये सभी चीजें होती हैं, तब आपको वायरस जनित रोग हो जाते हैं। 91वां है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, तो बेसिकली प्रकाश के परावर्तन होता है तो उसका एक नियम है। कौन सा नियम है? यह नियम कहता है कि जो आपतन कोण है, आने वाला परावर्तन कोण है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आने वाला और जाने वाला एक सतह पर टकराकर सेम कोण की दिशा में वही रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि जो सतह पर टकराकर ये कोण बराबर होगा। MS एक्सेल कंप्यूटर के प्रश्न है, बेसिकली एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग का, बिग डेटा सिस्टम का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर एक और दोनों। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो यहां पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यही आपका उदाहरण है MS एक्सेल का, ठीक है। MS आप कह सकते हो कि वर्ड 2010 से फॉर्मेट पेंटर को उपयोग करके विशिष्ट पाठ प्रारूप प्रतिलिपि बनाने के लिए, जब भी प्रतिलिपि बनानी है तो उसके लिए एक ही यूज होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन है Ctrl+Shift+C, कॉपी, कार्बन कॉपी, ठीक है, प्रतिलिपि। भंडारण क्षमता बढ़ाने क्रम का अनुसार CD, RW, ये बेसिकली दो तो यहाँ पे हैं, दो नीचे दे रखे हैं, तो बेसिकली आपको 94 में CD कर देना है, फिर RWD, DVD, ब्लूरेज और हार्ड डिस्क सबसे बड़ी है, ठीक है। आपको पता ही होगा हार्ड डिस्क सबसे बड़ी, SSD, हार्ड डिस्क, ठीक है। ईमेल क्लाइंट इनबॉक्स है। इनबॉक्स क्या होता है ईमेल में? ईमेल में बेसिकली ये सभी में से कोई नहीं होता है, बेसिकली जहां भेजे गए स्थान इनबॉक्स, ठीक है, ये नहीं होते चीजें। गणित के सवाल हैं जो कि हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। अब मैथ के मैं नहीं करवा सकता, अशोक सर आपको ये करवाएंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना होगा। उनको जब टाइम मिलेगा वो इनको अलग से लेकर आएंगे, गणित के सवाल वही करवाएंगे, हमसे मैथ के नहीं होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। जो जिसमें परफेक्ट होता है वही यहाँ पर 120 हो गए, तो 120 है बेसिकली, 150 नहीं थे। और मिलते हैं कल, और आज तो शायद या फिर एक दो मैथ के आंसर ही बता देता हूं जो सरल है, टाइम बच रहा है काफी। मैथ के जैसे कि हल तो आते तो ही है बेसिकली, लेकिन
क्या करें, एक परिवार है जिसमें 11 सदस्यों में से प्रथम 6 सदस्यों की औसत उम्र 25 वर्ष है। अंतिम 6 सदस्य बचे हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रथम 6 सदस्य हैं जिनकी उम्र तो है 25 साल, ठीक है। अंतिम 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष। 11 सदस्य हैं, 6 में से, ठीक है। तो 6 बचे हैं जिनकी आयु है 20 वर्ष। यदि 11 सदस्यों की औसत उम्र 22 है तो छठे सदस्य की उम्र क्या होगी? क्या यहाँ पर आपको 25 होगी या 20 होगी, या फिर औसत आयु 22 है बेसिकली, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, जैसे कि टोटल हैं 11 सदस्य, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर आपको मैं यही कर देता हूँ। 11 सदस्य हैं, औसत है 22, तो 22 को गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, हमें 242 प्राप्त होगा। 242 औसत प्राप्त हो गया हमें। ये आपका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। 6 सदस्य हैं और इंटू 25 ऐसे कर दो आप, बराबर कितने हो जाएंगे, 6 को 25 से करेंगे तो 150 हो जाएंगे, 150। फिर आपके बचे 6 सदस्य और जिनको हमें 20 से गुणा कर देंगे, 6 इंटू 20 बराबर 6 दूनी 12, 120। अब इनको क्या करेंगे हम, अब 12 सदस्यों की कुल औसत संख्या कितनी है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा, और टोटल सदस्य कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो एवरेज आया था 242, इसको हम इससे माइनस करेंगे, 242 को माइनस करेंगे, एवरेज है बेसिकली। जो ज्यादा होगा वो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसकी उम्र होगी, ठीक है। तो इसमें से अगर हम निकालें तो 28 बचेगा, 28। जो 28 बचा है तो उसको, ये जो औसत है ये किसकी है, ये जो व्यक्ति बच रहा है वो 11 के बाद 12वां बच्चा है वो है, और ये आपका करेक्ट आंसर आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। सिंपल है बेसिकली, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक आदमी एक निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर 10, 20, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, उसकी औसत चाल कितनी है, ठीक है। ये क्या करे, एक निश्चित व्यक्ति निश्चित दूरी को 3 बराबर, एक ही दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है, जिसमें से यहाँ पर स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर और 30 की रफ्तार से फिर तय करता है। इतनी 3 भाग करने हैं किसी भी भाग को, फिर 10, 20, 30 की स्पीड में उसको चलाना है, और जो वो तय करेगा वो स्पीड वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको किस सेंटेंस से होगा, तो ये थोड़ा कठिन तो है। इसको हम कहते हैं 3 यहाँ पर XYZ, ठीक है। 3XYZ बटा 3 है बेसिकली, इसीलिए XYZ, और बटा क्या करेंगे हम, XY प्लस YZ और प्लस ZX, ये सूत्र लगेगा, और इसका फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसको हम 1080 11 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ऑप्शन। आप ऐसे करोगे, जब 3XYZ करोगे, जैसे कि 3 इंटू XYZ कितना है 10, 20, 30, 10, 20, 30 को गुणा करोगे तो इसमें आएगा आपको 180 प्राप्त होंगे, जब आप जोड़ बाकी करके टोटल करोगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत तो आपको क्या मिलेगा, इनको आपको मिलेगा 18,000 आएंगे आपके, और फिर अगर बटे में अगर इनको करेंगे प्लस 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 10 और 20 और इनको कर करके, तो इनमें आपको 1100 आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 180 बटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर राइट। एक है यहाँ पर 98वां प्रश्न है, अतुल अपनी मासिक आयु है, बेसिकली मासिक आयु है, आय 5100 रुपए करने के बाद 15% की बचत करता है। अतुल्य की मासिक आय कितनी है, यानी कि मासिक आय में से 5100 रुपए खर्च करता है और 15% की बचत भी कर देता है, ठीक है। यानी कि जो ये 51% है ना, सॉरी 5100 रुपए है, ये 85 नहीं है, ये 85% है, ठीक है। और बचा ये 15% की वृद्धि करता है। तो इसमें से कौन सा सूत्र लगेगा अपना, ये वही लगेगा, जैसे कि 5100 ये हमारे पास है, ये किसके बराबर है, ये 5185 के बराबर है, और ये बराबर हैं तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, क्योंकि इसको हमको 100% बनाना है। 100 से गुणा करेंगे तो बराबर आपको इतना जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा 6000। ये जो इनकी है आय वो 6000 है, ठीक है। सिंपल है बेसिकली ये भी।
कमला को सुधा ने 25% अधिक धन मिलता है, यानी कमला को सुधा से 25%। एक तो है आपकी कमला, एक है आपकी सुधा, इसको प्लस 25% अधिक मिलता है इससे, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। सुधा को नगमा से 20% धन कम मिलता है। एक और है नगमा, इसको कम मिलता है, इसको माइनस कर देते हैं, 20% कम मिलता है, ठीक है, इससे। तो इसका ज्यादा होगा, इससे भी 20% ज्यादा होगा। और यदि कमला के पास है 450 रुपए है तो नगमा का धन ज्ञात करो। इसके पास अगर 450 रुपए है, यानी कि 450 रुपए में 25% जोड़ना है, ठीक है, और जो आएगा उसमें से 20% माइनस कर देना है। दोनों को देखना है आपको, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 100वां प्रश्न है जिसको हम करेंगे, जैसे कि हमारे पास है एक आंकड़ा 450 का, इसको हम थोड़ा सा यहां करेंगे। 450 का आंकड़ा है हमारे पास कि ये है आय, ठीक है, इंटू करेंगे 100/125। 125 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 25% ज्यादा मिल रहा है। और करेंगे इंटू, ठीक है, ये तो पहले इसका कर देते हैं, 360 आ जाएगा आंसर। और फिर नीचे करेंगे वापस से, वो 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो 360 है, 360 है इंटू 100/80, ये आ जाएंगे 450। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 450 हो जाएगा। सेम है बेसिकली, कुछ से ज्यादा परिवर्तन नहीं है यार। एक व्यापारी को अपने माल के विज्ञापन मूल्य 25% बढ़ाकर काटकर बेचने के सौदे में 20% का लाभ होता है। उस माल का विज्ञापन मूल्य ज्ञात करने और वह 32 रुपया लाभ भी उठा देता है। तो उसका जो विज्ञापन मूल्य बताना है आपको कितना है, तो इसको हम आसानी से हल करेंगे, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर डायरेक्ट ही बता देता हूं मैं, तो 256। ये आप जब ई बुक लोगे, मॉडल पेपर लोगे, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पे आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा, ठीक है। 102वां प्रश्न है, 101वां हो जाएगा। और यहां पर 101 कैसे आ गया, कोई बात नहीं, इसको छोड़ ही दो आप तो, या फिर इसका आंसर भी करोगे। ये है आपका 850 रुपए सोहन, मोना और श्याम में इस प्रकार बांटिए कि यदि उनके भागों में क्रमशः 12, 18, 20 रुपए निकाल दिए जाए तो शेष 2:3:5 में हो सके, ये भाग बताना है। तो बेसिकली थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करके हम अपनी जो जगह बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रुपए है 850 रुपए, तो हमारे पास 850 रुपए ले लेते हैं, तो 850। और ये कह रहा है 12, 18, 20 रुपए निकाल ले, तो पहले इनको ही निकाल लेते हैं, कितने हैं बेसिकली 12 + 18 + 20 बराबर तीनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 20, 50। तो हम 50 को क्या करेंगे, इस धनराशि से निकाल लेंगे, -50 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 800 रुपए बच जाएंगे, ठीक है। अब इन 800 रुपए को पहले बांटेंगे और बांटने के लिए एक एक को अलग अलग से करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 से निकालेंगे, फिर यहाँ पर बाद में आगे आगे करते करते सभी से निकालेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है आंसर, जल्दी से बताओ। तो पहले हम करेंगे 20 प्लस, ठीक है, 5/10 इंटू 800। क्यों, क्योंकि 2 और 3 5, 5 5 10, ठीक है, 10। और इनको हम निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, जल्दी से बताओ, 420 बचेगा, चौथ नंबर 420, ठीक है। वैसे ही ये हम सेम है बेसिकली, इन्हें छोड़ देते हैं।
ये सिंपल है। रवि ने 2000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद भानु 6000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में दोनों का लाभ बराबर रहा तो भानु कब साझेदारी क्या थी और कितने माह बाद यहाँ पर भानु कब साझेदारी हुआ था वो भी कमेंट करो। रवि ने 2000 रुपए लगाए और व्यापार प्रारंभ किया। भानु आके 6000 रुपए देकर बराबर लाभ ले लिया, दोनों को बराबर पैसे मिल गए। तो कितने महीने बाद आया था? तो हम इसको कैसे करेंगे? जैसे कि रवि ने लगाए 2000 रुपए, कितने महीने रहा था? तो इसने तो 12 महीने के लिए लगाए थे और ये जितने भी बनते हैं 12 दूनी 24 या फिर कितने हैं? और x को मान लेते हैं वो कितने महीने बाद आया। ये दोनों बराबर हैं किसके? 6000 के, क्योंकि 6000 किसने लगाए थे? भानु ने लगाए। 2000 इंटू 12 महीने जो 6000 के बराबर हैं, जो कि x बराबर 4 माह आता है। क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे 1, ठीक है, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी 4 माह आ गया। यानी कि जो 4 माह है ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर क्या है? 4 माह। लेकिन अगर थोड़ा सा रुको, अब ये 4 माह बाद भानु में यहां पर बात करें तो 4 माह आया अंतर। अब 12 में से 4 घटाएंगे तो आपका 8 माह आ जाएगा। आंसर 8 माह आएगा। एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। ब्याज है। साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो यह दर धन कितने समय में तिगुना हो जाएगा? साधारण ब्याज की विशेष दर में कोई 10 वर्ष में दोगुना होता है तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 15 साल, अगर हम सीधा देखें तो। लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। साधारण ब्याज पूछ रहा है। 20 साल लगेंगे उसको। कैसे निकाला? तो 3 गुणा 1 बटा 2 माइनस 1 इंटू 10 वर्ष लगे बराबर 21 क्या 20। किसी धन पर 8% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है। उसी धन पर 9.5% की दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? तो ये 75 रुपए आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे 5000 इंटू 9.5 इंटू 8 इंटू 100, ठीक है। ऐसे करके हम 75 रुपए निकाल लेंगे। 42, 67 और 140 का महत्तम समापवर्तन क्या है? नौ है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे, ऐसे 42, 63, 140 ऐसे करेंगे तो क्या आएगा आपका? भाग नहीं जाएगा, 9 बचेगा बाद में। रमेश एक कार्य को 18 दिन में करता है, उसी कार्य को अशोक 24 दिन में समाप्त करता है। दोनों एक साथ काम करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो बेसिकली सिंपल है। ये ऐसे प्रश्न आए तो अगर हम भी कर लें, क्योंकि मैथ में थोड़े वीक हैं, जीके हमारा फुल है। और बात करें तो इसका क्या ट्रिक होगी कि जैसे कि 18 दिन है, ये 18 दिन कार्य करता है और 24 दिन, और बात करें 18 प्लस 24 कर दें, बटा कर देते हैं। ये इसका समय, ये इसका समय, ठीक है। तो इन दोनों को करते हैं तो बेसिकली आता है 10 सही 2/7 दिन। तो आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ये तो सिंपल है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है एक मधु, उसकी गाड़ी 8 मिनट पहले छूट जाती है। जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो वह गाड़ी छूटने के 6 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाती है। मधु अपने घर स्टेशन के बीच की दूरी बताओ।
स्टार्टिंग में वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में जा रही थी तो 8 मिनट लेट हो गई। फिर उसने यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो वह 6 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। ये कैसे? क्योंकि उसकी दूरी है 7 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? x बटा 5 या 15 नहीं है 5 ही है बेसिकली, मैं ही सोच रहा हूं क्या है। ठीक है, 15 नहीं है 5 है बेसिकली और 6 है। जब उसने 1 मिनट बढ़ाया यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ाई तो जल्दी पहुंच गई। अपनी सामान्य चाल से 3/4 ये तो रहने ही दो। अब तो आंसर देख लो आप तो कि यहाँ पर 60 मिनट आएगा। और एक रेलगाड़ी स्टेशन, इसमें आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें क्या आंसर आएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तन ये है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। टीवीएस बाइक ली बेचता है और मूल्य क्रय करता है तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपके 20,000 आ जाएगा। इसमें आपके 500 आ जाएगा। इसमें आपके 8 वर्ष। इसमें बस चालक 60 मीटर वाले में 198 किलोमीटर। यदि पूंजी लगाकर 5.5 खर्च करता है, काम करता है तो इसका जो भाग है वो कितना आएगा, वो आपका 1/4 आ जाएगा। ये मैप दर्शा रखे हैं, इसको आप पढ़ लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। कैसी लगी क्लास? डेली आपको मॉडल पेपर लाऊं या फिर हमारे जीके की चलने दें?